नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जापानी प्रधानमंत्री के पद, चयन, नियुक्ति एवं योग्यताओं और साथ ही ब्रिटिश एवं जापानी प्रधानमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में हम जो जापानी प्रधानमंत्री हैं उनके कार्य, अधिकारों और शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे या इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जापानी संविधान का जो अध्याय 4 है उसके अनुच्छेद 65 से लेकर 75 में मंत्रिमंडल की रचना एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रधानमंत्री की शक्तियों, अधिकारों और कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। संसदीय संविधानों के समान ही जापानी जो प्रधानमंत्री है उन्हें जापानी संविधान असाधारण शक्तियों से विभूषित करता है, उसे श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान ही उसकी स्थिति भी केंद्रीय है और जो सारा शासन है वह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। दोनों की शक्तियों में जो अंतर है वह केवल इतना है कि जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों को संसदीय परंपराओं से प्राप्त करता है, वहीं जो जापानी प्रधानमंत्री है वह अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करता है। तो आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं जापानी प्रधानमंत्री के कार्यों की। सबसे पहला जो कार्य है जापानी प्रधानमंत्री का वह है कि जापानी जो प्रधानमंत्री है वह देश का सर्वोच्च राजनीतिक शासक है। संविधान शासन की कार्यपालिका शक्ति को मंत्रिमंडल में निहित करता है, परंतु संविधान प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का अध्यक्ष भी बनाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। उसकी स्थिति इस तथ्य से श्रेष्ठ और प्रभावशाली बन जाती है कि वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनता का प्रतिनिधि होता है और प्रतिनिधि सदन में बहुमत दल का नेता भी। इस तरह जापान का प्रधानमंत्री संवैधानिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से देश का सर्वोच्च राजनीतिक शासक होता है। डाइट अर्थात जो जापान की संसद है में बहुमत का समर्थन रहते हुए वह कुछ भी कर सकता है और ये कहा जाए कि वह असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है तो गलत नहीं होगा। वह समय समय पर इस बात की घोषणा कर सकता है कि कौन कौन से कानून पारित किए जाएंगे, किस प्रकार की संधियां की जाएगी और कौन कौन से कर लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जापान की जो संसदीय व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्थाओं अन्य संसदीय व्यवस्थाओं के समान ही प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है और साथ ही जो प्रधानमंत्री है वह वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग भी करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। जापानी संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री राज्य के मंत्रियों को नियुक्त करेगा। उसकी शक्ति पर संविधान केवल यह प्रतिबंध लगाता है कि वह अपने अधिकांश मंत्रियों का जो चयन है वह डाइट के सदस्यों में से करेगा। हालांकि वह गैर डाइट सदस्यों का चयन भी कर सकता है, लेकिन वे काफ़ी कम होते हैं। संविधान जापान के सम्राट को मंत्रियों की नियुक्ति का वह औपचारिक अधिकार भी प्रदान नहीं करता है जो हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत देखते हैं। ब्रिटेन में मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के अंतर्गत जो सम्राट है वे प्रधानमंत्री को अपनी सलाह या सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जापान के अंतर्गत मंत्रियों के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में सम्राट को इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री को निरपेक्ष शक्ति प्राप्त होते हुए भी वह उसका प्रयोग निरपेक्ष भाव से नहीं करता है, क्योंकि वह इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकता कि उसका चयन डाइट पर निर्भर करता है और उसे उसके सदस्यों के सहयोग की निरंतर आवश्यकता रहती है। इसीलिए वह डाइट के प्रमुख एवं वरिष्ठ सदस्यों को कभी असंतुष्ट नहीं करता, बल्कि एक संतुलन एवं समन्वयकारी स्थिति को लेकर आगे बढ़ता है और ऐसे में वह विभिन्न वर्गों, हितों, समूहों, भौगोलिक क्षेत्रों आदि के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करता है और मंत्रिमंडल को उतना ही व्यापक बनाए
रखने का प्रयास करता है, जितनी व्यापकता उस राष्ट्र में या भौगोलिक क्षेत्र में या हितों में जो विविधता होती है, उन सब को कहीं ना कहीं वह अपने मंत्रिमंडल में स्थान देने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त जो मंत्रियों को उनके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, वह भी प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। संविधान यह व्यवस्था करता है कि प्रधानमंत्री को मंत्रियों के राजनीतिक जीवन और मरण का अधिकार है। प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रिमंडल में परिवर्तन कर सकता है और अवांछित मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसका सर्वेसर्वा जो है वह प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिमंडल का पोषक भी है और उसका सहारकर्ता भी। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। उसके जीवित रहते मंत्रिमंडल जीवित रहता है और उसके पदत्याग से मंत्रिमंडल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर जो है, हम प्रधानमंत्री को कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के अन्य कार्यों की, जिनमें है कि प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, स्थिति में वह उसकी बैठकों का सभापतित्व करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है। जापान में मंत्रिमंडल के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और यह व्यवस्था ब्रिटिश मंत्रिमंडल से भिन्न है। और भारत में भी, क्योंकि भारत में भी जो निर्णय होते हैं एवं ब्रिटेन में भी जो निर्णय होते हैं वे बहुमत से लिए जाते हैं, सर्वसम्मति से नहीं। प्रधानमंत्री का जो मत होता है वह प्रभावपूर्ण या ये कहें कि निर्णायक होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना मंत्रिमंडल का कोई निर्णय वैध नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री द्वारा जो मंत्री होते हैं उनका क्रम निर्धारित किया जाता है, उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों में से ही एक को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री प्रशासन की समस्त कार्यवाही का केंद्र बिंदु होने के नाते मंत्रियों में प्रशासनिक विभागों का वितरण करते हैं, साथ ही उनका सतत पर्यवेक्षण करते हैं और उनमें आपस में समन्वय बनाए रखते हैं। वह मंत्रियों में विभागों का वितरण करते हुए विभिन्न क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का निपटान करते हैं, उन्हें आवश्यक निर्देशन, प्रोत्साहन और चेतावनी देते हैं और उनमें समन्वय बनाए रखते हैं एवं उनके कार्यों का पर कहीं ना कहीं पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं। कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री किसी मंत्रालय के निर्णय अथवा आदेश को स्थगित कर सकता है। वस्तुतः सभी कानून और मंत्रिमंडलात्मक आदेश तभी वैध माने जाते हैं जबकि उन पर वेद मंत्री के हस्ताक्षरों के साथ साथ प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भी हों। जो प्रधानमंत्री हैं वे मंत्रिमंडल और सम्राट के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री राज्य के मामलों में सम्राट को परामर्श देते हैं। कोई मंत्री सम्राट को व्यक्तिगत परामर्श नहीं देता। ब्रिटेन जैसे संसदीय प्रणाली वाले देशों में सम्राट प्रधानमंत्री से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जापान में सम्राट को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। जापान में प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह सम्राट को कोई सूचना प्रदान करे अथवा नहीं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह अपने राष्ट्र के लिए नीतियों के निर्माता होते हैं और साथ ही न केवल आंतरिक यानी कि गृह बल्कि विदेश नीति के निर्माण में भी प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह आवश्यक नहीं है कि गृह और विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास ही हो, लेकिन फिर भी वह दोनों क्षेत्रों में अपनी सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है और वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है और विभिन्न देशों की सद्भावना यात्राएं करता है। प्रधानमंत्री डाइट अर्थात जापान की संसद को भी नेतृत्व प्रदान करता है। चूँकि प्रधानमंत्री जो होता है वह प्रतिनिधि सदन में बहुमत दल का नेता होता है, ऐसे में वह सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण करता है और आवश्यकता पड़ने पर वह सदन को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री सभी विधेयकों को डाइट के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रीय मामलों तथा विदेशी संबंधों के बारे में डाइट में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जो विधायी क्षेत्र है यानी कि जो कानून निर्माण का क्षेत्र है उसमें भी डाइट का नेतृत्व करता है। डाइट प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती, विशेषकर तब तक जब तक कि प्रधानमंत्री की
पीछे बहुमत की ताकत हो। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वे प्रतिनिधि सदन में जो बहुमत दल होता है उसके नेता होते हैं, और नेता होने के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री अपने दल पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है और उसके विभाजन को रोकने का प्रयास करता है। वह दल में अपनी लोकप्रियता को निरंतर बनाए रखता है। जहां प्रधानमंत्री दल की उपेक्षा नहीं कर सकता, वहीं दल भी प्रधानमंत्री की उपेक्षा नहीं कर सकता। वस्तुतः प्रधानमंत्री वह चेहरा होता है जो दल को एक मूर्त रूप प्रदान करता है, दल को संगठित रखता है। वह दल के संगठन और एकता का प्रतीक होता है। वर्तमान समय में निर्वाचनों में मतदाता दल का नहीं, प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, और सामान्य जो चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री के जो सशक्त व्यक्तित्व होते हैं उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियों की। संविधान आपातकालीन शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित करता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। ब्रिटेन और भारत जैसे संसदीय देशों में ये शक्तियां सैद्धांतिक तौर पर जो संवैधानिक अध्यक्ष अर्थात सम्राट और राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन इनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जापान की जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यों के विषय में पढ़ा। जापान का जो संविधान है वह प्रधानमंत्री की स्थिति को श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित बनाता है, परंतु निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के पद को कौन व्यक्ति धारण करता है इस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री का पद वैसा ही है जैसे उस पर बैठने वाला उसे बनाना चाहे। यदि प्रधानमंत्री उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति है, यदि वह अनुभवी है, यदि उसकी प्रकृति स्वाधिकार युक्त है, यदि वह दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है और निर्णय लेने में विचलित नहीं होता, तो वह राष्ट्र का भाग्य निर्माता बन सकता है। डाइट में बहुमत रहते हुए वह निरंकुश या असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जिसकी बराबरी जो तानाशाह है वे भी नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में व्यापक तौर पर पढ़ा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जापानी जो संसद है यानी कि डाइट के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।